हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिकेत में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान क्लास 12th का अनसॉल्व का सलूशन लाए हैं, जिसमें सेट नंबर 1 2023 346 BS इसका कोड है। सलूशन आज लेके आए हैं, सलूशन आज करेंगे इसका। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि है क्या। चांदी का परावैद्युतांक K होता है। तो आप इसको रट लीजिए कि चांदी का परावैद्युतांक अनंत होता है। इसका अनंत आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पतले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण तथा विचलन कोण का मान समान हो। तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू समान है। तो हम जानते हैं डेल्टा m बराबर होता है a(n-1) के। तो डेल्टा m की वैल्यू a है और a-1 इससे कैंसिल हो जाएगा। n-1 बचेगा, n- इधर आके प्लस हो जाएगा, n बराबर 1 + 1, n बराबर 2। 2 निकल के आया तो अपना आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। समीकरण 4 He बीटा प्लस क्यू व्यक्त करता है। तो यह समीकरण नाभिक संलयन को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है। तो दोस्तों, अल्फा कण जो कि कोई मूल कण नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध R, प्रेरक तैल तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति N तथा अनुनादी आवृत्ति NR है। किस स्थिति में धारा विभव से पक्षगामी होगी। तो जब आवृत्ति अनुनादी आवृत्ति के से ज़्यादा हो जाएगी तब ऐसा संभव होगा। तो इसका आंसर चौथा राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की निम्नलिखित विशेषताएं आपसे दो पूछी है, तो आप लिख देंगे। तो पहला देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण अर्थात चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का दूसरा गुण देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निर्वात में 1/√μ0ε0 होती है, जो कि प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तीसरा देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो आप पहला दूसरा ये दो लिख दीजिएगा, आसान पड़ेगा आपको, और दो ही लिखना था, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देहली तरंगदैर्ध्य से क्या तात्पर्य है। तो देहली तरंगदैर्ध्य देखते हैं इसकी परिभाषा। वह अधिकतम तरंगदैर्ध्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन न कर सके उस पदार्थ की देहली तरंगदैर्ध्य कहलाती है। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा नॉट बराबर होता है C/μ0 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस को n बराबर 3/2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपवर्तनांक दिया है 3/2 और एक लेंस रखा है जिसका अपवर्तनांक n2 भी 3/2 हमें दे रखा है, और हमसे पूछ रहा है F पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो पहले हम जानते हैं फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं लेंस मेकर का सूत्र जो होता है 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2, ये होता है लेंस मेकर का सूत्र। तो 1/f n को हम लिख सकते हैं n2/n1 - 1 1/r1 - 1/r2, ये हो गया। और 1/f n2 और n1 की वैल्यू में 3/2 / 3/2
-1, 1/R1 - 1/R2 पूरा कैंसिल हो जाएगी। 1/f बराबर 1 - 1 बचेगा, 1/R1 - 1/R2 बचेगी। तो 1/f बराबर ये 0 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कराएंगे तो ये भी पूरा वैल्यू अपने पास 0 ही बच के आएगी। 1/f बराबर 0। तो जिसका क्या तात्पर्य है कि फोकस दूरी जो है अनंत निकल के आएगी। तो फोकस दूरी पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। अब इसकी प्रकृति जानते हैं कैसी होगी। क्योंकि फोकस दूरी अनंत है तो जब कोई किरण जाएगी उत्तल लेंस से तो ये सीधी एकदम निकल जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी अनंत हो चुकी है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी कि ये समतल पृष्ठ की तरह ये हो जाएगी। समतल पृष्ठ जैसी इसकी प्रकृति हो जाएगी। तो ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो इसका सलूशन देखते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। 7n14 तो यहाँ से अपन को n की वैल्यू पता चलेगी n7, ठीक है। क्यों बराबर होता है n, आवेश की गणना करनी है अपने को। क्यों बराबर n होता है, n की वैल्यू 7 है और इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 होती है जूल में। इसका गुणा करा जाएगा तो 7 छंग 42 का 2 हासिल 4 7 1 कम 7 4 11 11.2 × 10⁻⁻19 आपका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक हेनरी स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। तो एक हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा देखते हैं। यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर di/dt 1 एम्पीयर प्रति सेकंड हो तथा कुंडली का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा। तो ये थी 1 हेनरी स्वप्रेरकत्व की परिभाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमसे वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या पूछा हुआ है। तो इसका सलूशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमें दी रखी है 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12 mv² बराबर 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम इसके ऊपर और नीचे m से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा m² और v² बटे 2m हमें प्राप्त होगा और बराबर 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। m² v² बराबर ये इधर चला जाएगा 45 2m × 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। mv बराबर √² हटेगा तो यहाँ पर √ आएगा 2m × 45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैल्यू पुटअप करते हैं। mv बराबर 2 × 9.1 × 10⁻31 × 45 × 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल। तो mv बराबर √9.1 × 9.0 × 1.6 × 10⁻50 हो जाएगा। 31 और 19 50 हो जाएगा। mv बराबर इसका मान लेते हैं लगभग 9 ही है, 3 और ये भी 3 की बाहर आएगा और ये 16 हो जाएगा। पॉइंट कैंसिल कर दिया हमने तो 4 निकल आएगा और 50 से √ बाहर निकलेगा 25 आएगा। तो हमसे चूँकि त्रिज्या पूछ रखी है तो हम जानते हैं त्रिज्या r बराबर होता है mv/qv। तो r बराबर 3 × 3 mv की वैल्यू है
3×3×4×10⁻25, क्योंकि वैल्यू हमें मालूम रहती है 1.6×10⁻19। और बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि 9×10⁻5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। उसको रखते हैं यहाँ से 3 त्रिका 9 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4×10⁻4 ऊपर जाएगी और 19×5 24 हो जाएगी। 24 ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, बचेगी -1। 4×10⁻1 बटे 1.6। यहाँ से अपने आर की वैल्यू निकलेगी। इसको हम पॉइंट में बना सकते हैं 0.4। 1.6 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 4/16 जो 1/4 आएगा। और इसको जब हम भाग देंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा 0.25 मीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो ये इसका सलूशन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में विरामावस्था से चलकर डी दूरी तय करता है। सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd/m होगा। तो इसका सलूशन देखते हैं। v बराबर √2qEd/m। जब हम किसी आवेश q को एक समान वैद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से चलकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम जानते हैं W बराबर V इंटू क्यू और W बराबर होता है K बराबर B इंटू क्यू। K बराबर ½ mv² होता है। ½ mv² बराबर V इंटू क्यू। यहाँ से v² निकालेंगे 2 ऊपर चला जाएगा 2v/q और m नीचे आ जाएगा बटे m। v² बराबर 2q इंटू ΔV/m। v² v की वैल्यू होती है e इंटू डी। एक्चुअल में e बराबर होता है v/d। तो यहाँ से v निकालेंगे e इंटू डी हो जाएगा। तो v बराबर 2q इंटू ED/m। v बराबर √² है तो रूट निकल आएगा √2qEd/m। तो क्वेश्चन में हमें यही पूछा था कि v बराबर 2qEd/m, जैसा कि यहाँ पर √2qEd/m। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा और प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जा। अगला क्वेश्चन है, एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तो नेत्रिका एवं अभिदृश्यक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। दोनों लेंस की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें दे क्या रखा है ये जानते हैं। पहले हमें दिया है आवर्धन क्षमता 9 और अभिदृश्यक लेंस, नेत्रिका और अभिदृश्यक लेंस के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अर्थात FO प्लस FP हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कि लेंसों का फोकस दूरी क्या होगी, नेत्रिका और अभिदृश्यक। तो हमने पूछा है FO और FP। हम जानते हैं m बराबर होता है FO/FP और हमें दे रखा है m बराबर FO/FP। FO/FP बराबर 9। m की वैल्यू दे रखा है 9 बराबर FO/FP। तो FO जो है निकल के आएगी 9 FP। ठीक, तो हमें और क्या दे रखा था कि FO प्लस FP बराबर 20। तो FO की वैल्यू 9 FP प्लस FP बराबर 20। तो 10 FP हो जाएगा 20। तो FP बराबर 20 बटे 10, 10 2 ना 20,
एफ ई बराबर 20 आ जाए 2 आ जाएगी। एफ ई की वैल्यू 20 की 20 10 20 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। एफ ई की वैल्यू 20 आ गई। अब एफ ओ की वैल्यू निकालनी है। एफ ओ बराबर 9 एफ ई था, तो एफ ओ बराबर 9 गुणे 2 करेंगे। एफ ओ बराबर निकल के आएगा अपने पास 18। तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? अनोमीय परिपथ के लिए वोल्टेज तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? अनोमीय परिपथ के लिए वोल्टता तथा धारा के बीच ग्राफ खींचकर गत्यात्मक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले देखते हैं ओमीय परिपथ क्या होता है। ऐसा परिपथ जो ओम के नियम की व्याख्या करते हैं तथा सामान्य वैद्युत परिपथ से विभवांतर धारा का अनुपात नियत रहता है, तो ऐसे परिपथ को ओमीय परिपथ कहते हैं। इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल सीधी रेखा प्राप्त होती है, यही है ओमीय परिपथ। और अनोमीय परिपथ देखते हैं। यदि किसी चालक तार के स्थान पर टार्च का बल्ब लगा दें तो यह कुछ समय के लिए ओम के नियम का पालन नहीं करता, परंतु जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाते हैं ताप भी बढ़ता जाता है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है और तथा ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। इनके बीच जो ग्राफ खींचा जाता है, इनके बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा वो हमें सीधी रेखा ना प्राप्त होकर एक अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है। अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त होता है। इसकी सहायता से गत्यात्मक प्रतिरोध की परिभाषा भी क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो गत्यात्मक प्रतिरोध देखते हैं। यदि अनोमीय परिपथ के विभवांतर तथा धारा के मान में सूक्ष्म परिवर्तन कर दिया जाए, आइए आपका सूक्ष्म परिवर्तन डेल्टा वी और डेल्टा आई करें तो इसके अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो ये आपका अनोमीय परिपथ है। अनोमीय परिपथ के धारा में सूक्ष्म परिवर्तन और विभवांतर में सूक्ष्म परिवर्तन कर दें तो इसी के अनुपात को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक करते हैं और आगे का सलूशन पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। पार्ट 2 कुछ ही दिन में आ जाएगा आपके पास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं आपको पार्ट 2 में आगे का सलूशन लेके। अभी यहाँ पर चौथा, पांचवा और 6 क्वेश्चन आपके बाकी रह गए हैं जो कि पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।